मैं शुरुआत गुरु प्रकाश जी आपसे कर लेती हूं, क्योंकि कल से विरोध हो रहा है। 2 राज्यों ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे, और ये भी कि आप सीए ला रहे हैं जिससे आप एनआरसी ला सकें। नहीं, देखिए सुचारिता, सबसे पहले तो आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, कल का भी और आज का भी। और जिस प्रकार से पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वंचित समाज की सुनवाई, भारत में रहने वाले वंचित समाज की सुनवाई, भारत के बाहर रहने वाले वंचित समाज की सुनवाई अब संभव हुई है। पाकिस्तान में सुचारिता 1947 में 27% हिंदू थे, आज कितने बचे हैं मैं पूछना चाहता हूं। 2% से कम बचे हैं जिनकी संस्थागत हत्या हो गई, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था। और वो कौन लोग थे? वो मेरे मेघवाल समाज के भाई थे, मेरे वाल्मीकि समाज के भाई थे, मेरे ओट समाज के भाई थे, मेरे दलित समाज की बहनों के साथ अत्याचार होता रहा, रेप होता रहा, 75 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा इंटेंशन है, हमारी कल्पना है, हमारी शक्ति है कि हम सबको साथ ला करके भारत में उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका घर यहां पे है। हिंदू और कहां जाएगा, सिख और कहां जाएगा, बौद्ध और कहां जाएगा? और मैं बता देना चाहता हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव लॉ है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि फलाने समाज के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप मुझे इस कानून का एक धारा, एक लाइन या एक शब्द दिखाइए जहां इस कानून में यह बोला गया है कि फलाने वर्ग के लोगों को, फलाने समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे कैसा भ्रम फैलाते हैं आप। क्या आप एनआरसी लाएंगे इसके बाद? जो धर्म के नाम पे राजनीति गुरु प्रकाश जी, जो आप पे सबसे ज्यादा हमला इसी बात को लेकर हो रहा है, सीए लाए क्योंकि एनआरसी लाना है। आप बोल दीजिए ना कि एनआरसी कराएंगे, अगर कराएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी रहे हैं। हाँ। अरे सुचारिता, देखिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप ही कहते थे, आप ही के मित्र कहते थे उधर से, तारीख भी बताया, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। हाँ। ये आ गया था तो रूल नहीं लाएंगे, रूल भी आया। हाँ। और देखिए सुचारिता, ये हमारे लिए एक भावुक क्षण है, हमारे लिए इमोशनल मूवमेंट है, हमारे लिए भावना से जुड़ा हुआ विषय है। मैं कहता हूं हाँ। कि भारत के अंदर के दलित की सुनवाई, भारत के बाहर के दलित की सुनवाई, सबकी सुनवाई संभव हुई है। तो अब संभव हुई है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारी संवेदनशीलता को समझते हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। 70-75 साल निकल गए, वहां लोग मर रहे हैं, बहनों का रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन पहली बार असल मायनों में ऐतिहासिक। मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूं। मुमताज जी, क्या सिर्फ विरोध इसी बात का है कि सीए ला रहे हैं क्योंकि इसलिए ला रहे हैं कि एनआरसी लाएंगे? और अगर एनआरसी लाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? सवाल आपसे। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि 75 साल हो गए, 70-75 साल, तो भाई 10 साल फिर उसमें अपना भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 10 साल से तो बहुत मजबूत सरकार है, मोदी जी की सरकार है जिसका सब लोहा मानते हैं। तो ये 10 साल इतना लेट क्यों किया? आप भावुक क्षण हो गए, आप जब चुनाव आ गया तो आप बड़ा भावुक हो रहे हैं। 10 साल आप क्या कर रहे थे? 10 साल और फिर 4 साल बने, कानून हो गया, कानून बनने के बाद भी आप जो है लागू नहीं कर रहे थे। क्या आखिर इसकी वजह क्या थी? तो कहने का मतलब ये है। और देखिए, ये सर आपके लिए तो अच्छा है, आप तो 10 साल में भी नहीं चाह रहे थे वो लागू करें। तो भी नहीं बताती, नोटबंदी कर लेती। आप तो नहीं चाह रहे थे ना, तो देरी कर रहे थे तो अच्छा ही था। हम हाँ। जो सीए की बात है, नहीं ऐसा है, कौन नहीं चाह रहा था। सिर्फ विरोध इस बात का था हाँ। कि जो इसमें एक कम्युनिटी को छोड़ा गया, कि आखिर क्यों छोड़ा गया है, इसको धर्म की बुनियाद पर क्यों बनाया गया, इसको छोड़ा ये सिर्फ बात कही जा रही थी। बाकी ये जो प्रचारित भाजपा की तरफ से किया जाता है बिल्कुल गलत है कि मुसलमान या इस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग वो नहीं चाहता कि आज इतना विरोध सीए को लेकर अलग अलग राज्यों में है। सवाल मेरा ये है, इसकी जरूरत क्यों है? इसलिए नहीं, देखिए ऐसा जरूरत क्यों है मुमताज जी? सुचारिता जी, देखिए ऐसा नहीं, किस चीज की जरूरत? ये इस विरोध की जरूरत, किस चीज की जरूरत? क्यों करा जा रहा है? भाई सीए आ गया तो पहले भारत की नहीं, सवाल ये है कि क्या इससे पर, अरे कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है विरोध। क्यों ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए? ओवैसी साहब कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये विरोध नहीं होता है। नहीं, ये विरोध नहीं होता। असम में वहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रही है राजनीतिक दल। एक मिनट, ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं लागू नहीं होने दूंगी, ये विरोध नहीं होता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं? एक मिनट, देश में लोकतंत्र, तो फिर ये मत कहिए ना कि विरोध नहीं है, विरोध तो है। देश ये क्यों कह रहे हैं कि विरोध कोई नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा है तो देश में देखिए, ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, वो ठेकेदार तो है नहीं ओवैसी, हाँ, या विपक्ष जो है ठेकेदार तो है नहीं,
आप उनकी बात मानते करें, तो हैं सवाल कम से ये कम। है कि क्या कहीं आपने सुना कि 1 मिनट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में लोगों को लेके निकल आया हो? हाँ। कहीं आपने सुना जमीयत उलमा मैं एक टेक्निकल पहलू समझना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं मुमताज जी। आप राजनीति, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, एक बार अश्विनी जी के पास जाऊंगी, हाँ, क्योंकि जी। 2 राज्यों ने, अश्विनी जी, ये कहा कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। केरल ने कह दिया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि देश का कानून कोई 2 राज्य लागू नहीं करे और कहे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे? नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हाँ। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अलग से पोर्टल बनाया, वहां अप्लाई होगा। तो स्टेट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। कि लागू करना उनकी मजबूरी है। लागू नहीं करते हैं तो संविधान में अगर ऐसी भी व्यवस्था है कि जो राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करे तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, आर्टिकल 355 है, 356 है, बहुत सारी व्यवस्था है। मैं मूल बात पे आता हूं। जब देश का विभाजन हुआ तो पहली बात तो पूछ के नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो संपन्न लोग थे, जो सक्षम लोग थे, वो चले आए। उन्होंने अपना घर मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, खेत खलियान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, चले आए। उदाहरण के लिए राज कपूर का परिवार चला आया, सुनील दत्त जी का परिवार चला आया, प्रेम चोपड़ा का परिवार चला आया, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब वहां से चले आए, मिल्खा सिंह का परिवार चला आया, लाला अमरनाथ चले आए वहां से, इंद्र कुमार गुजराल साहब चले आए, लालकृष्ण आडवाणी जी चले आए, इसके अलावा जेठमलानी जी चले आए। तो जो लोग सक्षम थे, संपन्न थे, वो सब चले आए। वहां बचे कौन? बचे वो बेचारे दलित, वो शोषित, वो गरीब, जिनको अपनी गाय से प्यार था, अपनी भैंस से प्यार था, अपने मकान से प्यार था, अपने खेत खलिहान से प्यार था। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपना घर सब छोड़ेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। और फिर उनके साथ हुआ क्या? 27% से 2%, कहाँ गए 25%? क्या हिंदू नपुंसक होते हैं जो उनकी जनरेशन बढ़ना बंद हो गई? क्या जो हिंदुओं की बेटियां थी वो बाज थी जो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ी? सब कुछ सही था। हुआ ये, उनको तलवार के दम पे उनको कन्वर्ट कराया गया, उनका खतना कराया गया। बचे बेचारे 2%। अब वो 2% को अगर भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी सुचेता जी, तो कौन देगा नागरिकता? क्या अमेरिका देगा, कुवैत देगा, दुबई देगा, अबू धाबी देगा? अरे वो भारत के रहने वाले थे ना, उनसे पूछ के थोड़ी भारत को बांटा गया था। उनकी गलती क्या थी? वो वहां रह गए बेचारे। और सोचे डिवीजन भी कैसा हुआ। जो यहां से जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया गया, जो वहां से आना चाहते थे उनको आने नहीं दिया गया। हाँ। पाक नापाक के आधार पे विभाजन हुआ और पाक नापाक वाली फिलॉसफी फिर भी चलती रही। अल्टीमेटली यही तो विभाजन का कारण क्या था कि भाई हम पाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान यही कह के बना था। मेरा ये मानना है, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है आप नागरिकता के लिए कानून बनाइए। ठीक है। ये 1955 में नेहरू जी ने नागरिकता वाला कानून बनाया और ये नागरिकता वाला कानून इंदिरा जी ने भी इसको बदला है, बाद में राजीव गांधी ने बदला है और ये 2019 में मोदी जी ने बदला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि भैया देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, हाँ। ये जो यहाँ के माइनॉरिटी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख है, जिसका घर जलाया जाता है, जिसकी दुकान जलाई जाती है, जिसकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जिसके घर में मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, उनको नागरिकता लेने में 5 साल की छूट है बस। और कोई ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए बंद है। एग्जैक्टली मैं उसी पर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए बंद है।